नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये 1.3 लेक्चर है वर्ल्ड हिस्ट्री का। इससे पहले लेक्चर 1 और 1.2 है, सॉरी ये तीसरा लेक्चर है। 1.1 और 1.2 ये तीसरा है। इससे पहले दोनों लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। पहले लेक्चर में जो लोग नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और हम आज चर्चा करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे विश्व की बहुत सारी घटनाएं प्रभावित होती हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होगा कल से, अमेरिकी स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति, उससे ये काफी संबंधित है और इसका रोल भी है काफी। तो जो लोग नए हैं कृपया पिछले 2 वीडियोस जरूर देख लें। उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट में आप जाके वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर्स टाइप करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे दोनों लेक्चर। पहले में हमने चर्चा की है क्या क्या हमें पढ़ना है, सिलेबस को एलोबरेट किया गया है। और दूसरे में जो अमेरिकी क्रांति से पहले की घटनाएं हैं, खास करके जो विश्व इतिहास को कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें, और कहां से कहां तक हमारे लिए क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, खास करके भौगोलिक खोजों से लेकर के और प्रबोधन तक के घटनाएं शॉर्ट में समझाई गई हैं, जो कि जानना हर एक प्रतियोगी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जिसमें पहले तो ये समझना होगा हमको कि अमेरिकी जो उपनिवेश था वो कैसा उपनिवेश था। क्या वो भारत की तरह था? नहीं, वो भारत की तरह नहीं था। उसमें ज्यादातर संख्या में 90% जो वहां पे स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्सुक लोग थे वो अंग्रेज ही थे। अंग्रेज ही जाकर के ब्रिटेन के, ज्यादातर लोग स्पेन के, ब्रिटेन के वहां पे बसे हुए थे। और उनकी जो जनता थी और ब्रिटिश जनता दोनों एक ही थी। लेकिन वहां पे पहुंचने पे सभी लोगों को समान अधिकार की पहली बार अनुभूति हुई कि जो भी अपनी मेहनत करके ऊंचाई तक पहुंच सकता है तो वहां पे प्रगति कर सकता है। धीरे धीरे जो विचार थे, जो प्रबोधन के विचार थे, वो अमेरिका में भी पहुंचने लगे। और वहां 13 राज्य हुआ करते थे। 13 राज्य थे। इनसे एक दूसरे से ना ही कोई धार्मिक सामाजिक कोई संबंध नहीं हुआ करता था, सिर्फ आर्थिक लेन देन हुआ करता था। तो यहाँ पे बहुत सारे पूंजीपति या जो उच्च कुलीन वर्ग थे वो ग्रो करने लगे। वहां पे कोई निम्न तबके का भी आदमी जाकर के ऊपर के तबके में जा सकता है। तो धीरे धीरे वहां स्वतंत्रता समानता की बातें होने लगी। और भी बहुत सारी चीजें थी। जो आर्थिक कारण बहुत महत्वपूर्ण था वहां का, कि जो ब्रिटेन का कार्य उनकी रक्षा सुरक्षा देना नहीं था, क्योंकि सारे राज्य जो है अपनी रक्षा सुरक्षा खुद करते थे। और ब्रिटेन का सिर्फ इतना महत्व था कि वह आर्थिक नियंत्रण बहुत ही तगड़ा था इनका। और आर्थिक नियंत्रण की वजह से वो क्या करते थे कि कच्चे माल वहां से उठा करके, वहां से निर्मित माल अपने ब्रिटेन के वहां सेल करते थे। बहुत सारे टैक्स भी लगाते थे। शीरा कानून, जैसे वहां की शीरा से शराब बनाई जाती थी, तो उसको भी बहुत सारे व्यापारियों ने अवैध तरीके से वहां शुरू किया, तो उस पर भी कई तरीके से प्रतिबंध लगे। इन सारे कारणों को मिला करके हम देखेंगे कारण क्या क्या थे, सामान्य कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, वैचारिक कारण क्या थे। और उसके बाद देखेंगे हम असफल क्यों रहा ब्रिटेन, सफलता अमेरिकी नागरिकों को कैसे आसानी से मिल गई या क्या क्या करना पड़ा, उसकी घटनाएं क्या क्या थी, और अंत में हम देखेंगे उसके प्रभाव। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पूरी स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिटेन ने अमेरिका के तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण किया था। 13 राज्य बनाए गए थे जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखते थे और बहुत ही सीमित मात्रा में अधिकार थे ब्रिटेन के उपनिवेशों पर। ब्रिटेन ने यहाँ पे देखेंगे कई कारणों से व्यापारी, कामगार, अपराधी, युद्ध से आहत लोग यूएसए भागकर पहुंचे थे और वही वहां बसे थे। यूएसए में संसाधन भी पर्याप्त थे। संसाधनों की ही वहां पे मारामारी थी। संसाधनों के अधिकार को लेकर के ही ये क्रांति हुई थी।
इसके कारणों पे हम चर्चा करेंगे। तो एक तो होते हैं कि दूरदर्शी कारण, दूरवर्ती कारण या दीर्घकालिक कारण, और दूसरा होता है तात्कालिक कारण। जो दीर्घकालीन कारण थे वो मातृ देश को आवश्यकता को पूरा करना, जो उपनिवेश का एक मुख्य गुण होता है। तो कुछ नियम बनाए थे इन्होंने। एक तो पहला कारण था दोषपूर्ण, उनकी जो व्यापारिक प्रणाली थी वो बहुत ही दोषपूर्ण थी। औपनिवेशिक शासन जो था वो उसमें त्रुटिपूर्ण व्यवस्था थी, और आर्थिक समृद्धि के विपरीत ये सब उनपे बुरा असर पड़ता था। सप्तवर्षीय युद्ध का भी प्रभाव था। जो मुख्य मुख्य कारण हम देख सकते हैं वो यही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन सारे नियमों पे। ग्रेनविले जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले, उनके द्वारा भी कुछ कानून बनाए गए। 4 कानूनों की बात की जाती है। शीरा कानून भी है उसी में। चोर बाजारी कानून बनाया था उन्होंने, और कोर्ट की स्थापना की थथी, एक अलग कोर्ट की, और रेड इंडियंस के लिए अलग स्थल घोषित कर दिया गया था कि वहां रेड इंडियंस ही बढ़ सकते हैं। 1651 में अमेरिका से आयात निर्यात केवल ब्रिटिश या उनके उपनिवेशों में ही निर्मित जहाजों पर होगा, एक प्रतिबंध यह लगा था। 1660 में इन जहाजों के मालिक व इनके कर्मचारी ब्रिटिश या उनके उपनिवेश से ही होंगे। 1750 में अमेरिका के सभी लौह उद्योग व ढलाई बंद कर दिए गए थे। तो ये आर्थिक कारण है, और इन दोनों के दृष्टिकोण भी परस्पर विरोधी ही थे। आप देखेंगे राजनीतिक नियंत्रण के बारे में, वहां पे गवर्नर ब्रिटिश नियुक्त किए गए थे। सेना रखने की बात की गई थी, जिसका खर्च भी इनको ही देना था। 1/3 भुगतान जो है वो अमेरिकी राज्यों को करना था। तो ये इनके राजनीतिक नियंत्रण की बात थी, वहां पे भी समस्या थी। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अमेरिकी क्रांति में वर्गीय संघर्ष को अलग नहीं किया जा सकता, चूंकि वर्गीय संघर्ष वहां पे नहीं था। शीर्ष वर्ग पर कुलीन थे जो क्रांति के पक्ष में नहीं थे, और जो मध्यम वर्ग था, नवोदित बुर्जुआ वर्ग, उनकी स्थिति उनके विरुद्ध चुनौती देने की थी। तो ये सामाजिक परिस्थिति थी वहां की। विचारों की भूमिका देखेंगे तो स्वतंत्रता समानता की बात की गई थी। यूरोपीय विचारधारा जो भी, और लॉक, हॉब्स और की विचारधारा लोकप्रिय हुई थी, वो स्वतंत्रता की बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, आदि जो भी कथन है आप यहां पे लिख सकते हैं। अमेरिकी विचारक जो ओटिस, स्टीफर, हॉपकिंस, सैमुअल्स, उपनिवेशों के अधिकारों की बात की थी। जब अधिकारों की बात हुई थी उन्हीं पे ये लड़ाई लड़ी गई। तात्कालिक कारण जो है सप्तवर्षीय युद्ध एवं कठोर औपनिवेशिक नीति मानी जाती है। ग्रेनविले ब्रिटिश जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया था कि शुगर एक्ट, 4 एक्ट जो बनाए थे, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, इनको रेगुलेट करने के लिए, और जो इनके लिए बनाया गया था, जो बंदियों के लिए, जो दास मंगाए जाते थे, उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए थे। वो था बोस्टन टी पार्टी की एक घटना, आप देख सकते हैं। स्टाम्प के लिए नियम बनाए गए थे। साम्राज्य की व्यय की पूर्ति के लिए स्टाम्प अधिनियम 1776 में पारित किया गया था। तो उसके अनुसार सरकारी दस्तावेजों एवं कानूनी कागजातों पर सरकार द्वारा नियंत्रित शुल्क ही आपको देना पड़ता था। इसी के विरोध में एक सबसे बड़ा नारा था इनका कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। स्टाम्प शुल्क के ही बारे में, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं की बात की गई थी। तो ये बहुत ही चर्चित नारा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स की बात वहां पे सबसे बड़ा नारा है। आप देखेंगे लॉर्ड नॉर्थ की कठोर नीति भी उत्तरदायी है। देखेंगे कि बाद में कैसे लॉर्ड नॉर्थ की सरकार हटा दी जाती है, इनके पूरा मंत्रिमंडल को निरस्त कर दिया जाता है जॉर्ज III द्वारा। और फिलाडेल्फिया कांग्रेस और अमेरिकी जनता की मांग, ये त्वरित कारण थे। तो एक बोस्टन टी पार्टी है, इसकी घटना की हम बात कर लेंगे। बोस्टन एक बंदरगाह है, और वो ब्रिटिश सरकार ने एक नियम नया बनाया था, चाय अधिनियम, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष अधिकार जो है उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, बोस्टन के पोर्ट का जो बंदरगाह था।
अमेरिका के निवासियों ने इस अधिनियम का विरोध किया तथा उन्होंने बोस्टन के बंदरगाह पर रुके हुए सभी अंग्रेजी जहाजों को और चाय के कुछ डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया था और जहाजों को रोक दिया था। इस घटना से पूरा ब्रिटिश जो तंत्र था वो हिल गया। वो बगावत की वो वहीं से उठती है। तो तात्कालिक कारणों में एक बात ये मानी जाती है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका प्रारंभ कैसे होता है, कुछ घटनाएं हैं वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। कारण और परिणाम मुख्य पूछता है और असफलता के कारण भी आप लिख सकते हैं। तो उस समय की जो घटनाएं हुई थी 1774 से लेकर 76 तक की, उसी आधार पे आप देख सकते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा घटनाएं क्या क्या थी। मूल आपको जानने की जरूरत इतनी है कि ब्रिटिश असफलता के क्या कारण है। अब अमेरिकी शक्ति का सही अनुमान इन्होंने नहीं लगा पाया। गृह युद्ध समझने की भूल की, उनको लगा कि आपस में ही जो कुलीन वर्ग है और जो नया बुर्जुआ वर्ग जो उभरता हुआ था वो आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी और यातायात साधनों का अभाव, यह भी एक बड़ा कारण था। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड द्वारा यूएसए का समर्थन, फ्रांस के सैनिकों द्वारा भी समर्थन किया गया और वैचारिक रूप से भी फ्रांस के लोगों ने समर्थन किया। अमेरिका की छापामार शैली, इनके जो क्रांतिकारी थे उनकी छापामार शैली, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और ब्रिटिश सेना में तालमेल का अभाव, ये प्रमुख कारण थे इनके असफलता के। आइए देखते हैं परिणाम क्या क्या हुआ और इसके प्रभाव कहां कहां पड़े। तो अमेरिका पर प्रभाव यह हुआ कि लोकतांत्रिक गणतंत्र, संविधान पर आधारित सरकार, शिक्षा, कृषि का विकास, परिवहन का विकास, ये सारा होने लगा, क्योंकि पूरा अधिकार जो है उन्होंने ब्रिटेन से छीन लिया था। और यूरोप पे आप प्रभाव देखेंगे तो ब्रिटेन द्वारा श्वेत उपनिवेशों की स्वायत्तता, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। इनको डोमिनियन का स्टेटस दे दिया गया था। भारत पे भी और फ्रांस पे प्रभाव जो कि काफी महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे। फ्रांस पे इसका प्रभाव इस रूप में देखेंगे कि जो फ्रांस के सैनिक वहां भेजे गए थे उनमें स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र और गणतंत्र, जनतंत्र जो है, इनकी बातें होने लगी। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे सैनिक वहां जाकर के विचारों को फैलाते हैं। वैचारिक लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है फ्रांस की क्रांति में। और सबसे बड़ी बात है कि सैनिकों के जो हृदय में जो भावनाएं जागृत हुई थी, वो जो आंखों देखा उन्होंने देखा था कि ब्रिटेन को हराया भी जा सकता है और ब्रिटेन को किन किन मुद्दों पे, निरंकुशता के मुद्दे पे, आर्थिक मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे कैसे पीछे किया जाता है। यहीं पे जारशाही बोलते हैं, तानाशाही का अंत कैसे किया जाता है, ये सब सैनिकों ने वहां पे प्रत्यक्ष देखा था। तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव, यहीं से प्रेरणा मिलती है। अमेरिकी क्रांति से ही इटली और जर्मनी में भी धीरे धीरे ये बात फैलने लगती है। दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों में भी स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजाए जाते हैं और ब्रिटेन पे भी इसका काफी प्रभाव देखा जाता है। यूरोप में आप देखेंगे कि पूंजीवाद के विरुद्ध बहुत बातें उठने लगी थी और अमेरिकी पूंजीवाद का प्रभाव पूरे विश्व में माना ही जाता था। तो वो पूंजीवाद के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। एक ये डेट है। 1776 में ब्रिटिश सेना सराटोगा के युद्ध में हार गई थी। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ने अमेरिकी उपनिवेश की सहायता का वादा किया था और सहायता दी भी और 1783 में वर्साई की संधि हुई थी। महत्व देखेंगे हम इसका। पहली बार जनसंप्रभुता का सम्मान हुआ, समानता स्वतंत्रता की बात हुई और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र धीरे धीरे 1791 तक जाकर के मूल अधिकार की जो बात की गई थी, मूल अधिकार जो वहां पे 13 बने थे। धर्म को व्यक्तिगत मुद्दा अब माना गया। चर्च के खिलाफ कुछ कानून पारित किया गया था
आप देखेंगे कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया था। जेफरसन जो थे उनकी एक ये है आदर्श एक था, आगे चलकर सभी विश्व के सभी देशों ने उसको अपनाया था। अमेरिकी शिक्षा में काफी क्रांति आई और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई। राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म हुआ और लिखित संविधान की तरफ, जो कि अमेरिका क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि लिखित क्रांति बनी, एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया इसको, और पूजा पाठ, चर्च की प्रभुसत्ता खत्म कर दी गई और जातीय समानता की बात की गई। पूजा पाठ में पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई गई और उद्योग धंधों के लिए अलग अलग से नियम जो थे वो सामान्य जन के हित में बनाए गए। संपत्ति के लिए नियम बनाए गए, धर्म के लिए नियम बनाए गए, स्त्रियों को अधिकार दिए गए, उत्तराधिकार के बारे में बात की गई और प्रजातंत्र की स्थापना ये तो हुई ही। तो ये सारे महत्व हैं। मित्रों, आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसे लगती हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करें और रेगुलर करें। आगे 2-3 दिनों में एथिक्स की पूरी क्लास होगी और ये सारे वीडियोस आपको फ्री में ही रहेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें। और फिलॉसफी पे हमारा पूरा नोट्स तैयार है। अगर फिलॉसफी पे आप लोग क्लासेस चाह रहे हैं, कितने लोग हैं फिलॉसफी से, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।